हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कृष्ण कुमार छिपा वेलकम्स यू टू मैथमेटिक्स क्लास। बच्चों, आज हम अपना टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपना टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स का, उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, सेकंड वाला टॉपिक था उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और अब उससे रिलेटेड जो अपना अगला टॉपिक आ रहा है वो इसके अंदर आ रहा है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेसिस ही है। इसमें क्या है कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, एक कैसी सिचुएशन, उस सिचुएशन में जब आप एक डायग्राम बनाना चाहेंगे तो डायग्राम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको आउट ऑफ 3 एक आउट ऑफ 3 यानी 3 में से कोई एक आपको वहाँ पर साइड गिवन होगी, और एक थीटा एंगल जो कि एक एक्यूट एंगल आपको गिवन होगा, और उसके बेस पर आपको क्या करना है, जो भी एक साइड जो आपसे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है वो साइड की लेंथ, वो एक साइड आपको फाइंड करनी पड़ेगी। वो साइड बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, और हाइपोटेनस भी हो सकता है। तो वो उसका सिस्टम क्या रहेगा, क्या उसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट और टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से आप समझ में आ रहे हैं यहाँ पर कि हाइट और डिस्टेंस ये दो चीज़ें अपने पास हैं, यानी हाइट और डिस्टेंस, इनमें से कोई एक आपको फाइंड करना होगा इस क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक के अंदर जो भी क्वेश्चन अपने को दिए जाएंगे। अब उसके रिगार्डिंग आपको मान लो डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हाइट गिवन होगी, हाइट फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, या फिर हो सकता है कि दोनों में से कोई एक फाइंड करनी है और आपको हाइपोटेनस, मतलब जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनेगा उसमें हाइपोटेनस गिवन हो। तो कुल मिला के बात यहाँ पर क्या हो रही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास अगर कोई एक साइड दे रखी है और कोई भी सेकंड साइड, अदर साइड अपने को फाइंड करनी हो तो उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला अपने पास जो है वो लगती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इसके बारे में बात करें हम, भाई राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसमें अगर साइड फाइंड करनी हो तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। बट यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का कोई यूज़ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होता है जब हमारे पास कोई भी दो साइड गिवन हो। वी हैव 2 साइड्स, अगर हमारे पास 2 साइड है तो आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक साइड की वैल्यू दी जाएगी और साथ में कोई एक एक्यूट एंगल दिया जाएगा। तो वहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए अपने पास सीधी सी बात है कि अपने पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, 3 आ गई ना बस, ठीक है। उन तीनों साइड में से कोई 2 साइड अपने पास होनी चाहिए, तो ही हम उस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हुए उसको सोल्यूशन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही साइड गिवन हो, यानी ये बेस है या परपेंडिकुलर है या फिर हाइपोटेनस है, तो फिर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला अप्लाई होना नामुमकिन है। तो फिर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का सबसे मेन जो वर्क है वो तो आप एक देखने जा रहे हो, तो सबसे जो मेन यूज जो आ रहा है ना वो आपके सामने अब आने जा रहा है। अभी तक हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है, उनको कैसे सोल्व किया जाता है। यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उनका यूज़ अपने पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में। तो यूज़ चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ जानकारी है, वो आपको होना ज़रूरी है, उसके बारे में बात कर लें, और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करके देखेंगे और किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात करें कि हमारा सिचुएशन जो आएगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो सिचुएशन जो भी दी जाएगी ना, आपके सामने क्या होगा, किसी एक हाइट के ऊपर कोई भी एक ऑब्जर्वर है, कोई भी एक बंदा है, वो खड़ा है और वो नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ। कई बार डायरेक्ट लेफ्ट में बहुत चीज़ें आती है ना यहाँ पर, ये जैसे आप कहीं पे खड़े हो और किसी हाइट के ऊपर कोई भी चीज़ है, वहाँ पर एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, चाहे कोई वहाँ पे पक्षी हो, एनी बर्ड, कोई बर्ड है, या फिर जैसे कोई पेड़ है उसका टॉप हम देख रहे हैं, या कोई जैसे टावर है उसका टॉप हम देख रहे हैं, या जैसे पोल उसका टॉप हम देख रहे हैं, किसी बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई भी ऐसी चीज़, तो आप ऑब्जर्वर हैं और आप इस जगह पे हैं, तो ये जो पोजीशन आ रहे हैं, ये दिस इज़ योर आइज़, ये आपकी आइज़ हैं, आँखें हैं, ठीक है। एक आँख के अपन अकॉर्डिंग ले लें यहाँ पर, एंड हियर एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं ये, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्वियसली हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये जो साइड जा रही है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, दिस इज़ आवर लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट बोली जाती है। यानी जो ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जर्व कर रहा है, मीन्स वॉच कर रहा है, देख रहा है, तो उस वहाँ पर जो अपन लाइन इमेजिन करें, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं इधर आपकी तरफ देख रहा हूँ, या यहाँ से मैं अगर ऊपर की तरफ देखता हूँ तो मेरी आइज़ का जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर जा रहा है,
ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अप साइड जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं खड़ा हूँ और अगर मैं नीचे देखता हूँ तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन का जो वे जा रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम या तो नीचे की तरफ या सामने या ऊपर किधर भी हम देखते हैं ना यहाँ पर ये। लेकिन यहाँ पर स्पेशली क्या देखना है कि जो ऑब्जर्वर है व्हेन ही वॉच, वो देखता है कहाँ देखता है, अपर साइड या फिर डाउन साइड। तो ऐसी कंडीशन में जो लाइन ऑफ साइट है उसका वे बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर हमने देखा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस लाइन के साथ एक लाइन इमेजिन की जाती है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑब्जर्वर जो है वहाँ की उसकी आइज से एक लाइन सीधी जो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द बेस। जैसे अपने पास क्या है, बेस है, यानी कोई भी एक प्लेन, जैसे कि इस समय मैं जो खड़ा हूँ, मैं फर्श पे खड़ा हूँ, तो फ्लोर जो आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ बेस फॉर मी, मेरे लिए बेस हो गया ये, ठीक है ना। एंड दीज आर माई आइज़, ये मेरी आँखें आ रही है। तो यहाँ से एकदम सीधी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इमेजिन करना है आपको ये, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन जो सीधी मेरे ऑब्जेक्ट की तरफ जहाँ पर मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन सीधी जा रही है, ये है, दिस इज़ लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट हो गई इमेजिन करने पर, और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर जो शेप देख रहे हैं, यहाँ पर ये तो इस तरह की शेप बन गई है। तो बोथ लाइन्स मेक एन एंगल, एंगल बन रहा है ना ये पे, ठीक है। दिस एंगल इज़ कॉल्ड थीटा। इस एंगल को हम थीटा एंगल बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एंगल आ रहा है, और ये जो थीटा एंगल है ये होता है इस सिचुएशन में, दिस इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल बन रहा है, यानी ये दोनों लाइनें जो एंगल बनाती हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मैन मतलब क्या हो गया, व्हेन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट मेक्स एन एंगल, ठीक है, बाय वाचिंग अपर साइड द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द एंगल मेड बाय बोथ लाइन्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर, ये तो हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सिचुएशन अभी अपन ने बात की कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है ना, और यहाँ से वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करें, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो अब डाउन साइड है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके डाउन साइड नीचे की तरफ। तो ऑब्वियसली मेरी जो लाइन ऑफ साइट है उसका जो भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। मैं नीचे की तरफ उसको देखूंगा ना यहाँ पर ये, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ से सीधे मेरी आइज जो है वो नीचे की तरफ देख रही है। तो एक लाइन तो यूँ चली जाएगी और एक लाइन आपकी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इमेजिन करने पर अपने पास तो सिचुएशन जो बनेगी यहाँ पर, जैसे लाइक दिस, ये आपकी जैसे आइज है, इमेजिन कर ली जाए। तो ये तो हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, अगेन वही जो अपने यहाँ पे देख रहे थे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द बेस। और अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, डाउन साइड, किसके, हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो इसका मतलब जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो डाउन साइड नीचे की तरफ देखता है, और नीचे तरफ जो ऑब्जेक्ट को देखता है वो, तो ऐसी कंडीशन में ये जो लाइन ऑफ साइट है ये आ जाएगी। ये हो गया आपकी लाइन ऑफ साइट, दृश्य रेखा जिसको हम कह सकते हैं, ये इमेजिन की हमने आगे ना। तो हियर बोथ लाइन्स मेक्स एन एंगल, एंगल बना रही है दोनों लाइन, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल जो है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस तरीके से दो सिचुएशन आपके सामने इस चैप्टर में आने वाली हैं, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन की और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन की, ठीक है। क्लियरली अगर आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको कहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऊपर नीचे, तो आप वैसे इमेजिन करें, या फिर आपसे कहता है कि मैक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको इमेजिन कर लेना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो सिचुएशन क्या बननी है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो सिचुएशन क्या बननी है। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये समझना है, इमेजिन करना है कि जो डायग्राम बन रहा है उस डायग्राम का जो फॉर्म क्या बननी है यहाँ पर, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो वो कैसे बनता है कि जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन अब ऐसी कंडीशन में क्या बन गया, ये कि ट्रायंगल बन गया, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, सो द राइट ट्रायंगल इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सिमिलर पोजिशन इधर हम आते हैं, लाइक दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ किया हमने, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पर ही।
तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास देखो क्या है, जैसे ये या ये और ये 3 चीज़ें आ गई यहाँ पर ये, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में हाइट और डिस्टेंस, या तो आपसे हाइट पूछेगा, मतलब इस चीज़ में क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, या ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो पर्सन जो आ रहा है ना, जहाँ भी किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है। मोस्टली क्वेश्चन में या तो डिस्टेंस या फिर हाइट आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आपसे जो अपने पास हाइपोटेनस बन रहा है या लाइन ऑफ साइट है, इसकी डिस्टेंस या इसकी लेंथ भी आपसे फाइंड करवाई जा सकती है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में हाइट और डिस्टेंस। क्लियर बात है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अब यहाँ पर इसका यूज़ की हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यूज़ कैसे लिया जाएगा। बस यहाँ पर ही ध्यान रखना आपको, कुछ चीज़ें हैं सेलेक्टेड बातें कि आपके पास जो हैगा, जैसे पोल आ रहा है या ट्री आ रहा है या टावर आ रहा है या कोई बिल्डिंग आ रही है, ठीक है, ऐसा कोई भी एक चीज़, कोई भी एक मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है और उसके टॉप पर या उसके टॉप से नीचे की तरफ, यानी या तो आप जैसे बिल्डिंग के टॉप पर हैं और नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहे हैं, या नीचे खड़े हैं और बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या टावर पे हैं, टावर से नीचे ऑब्जर्व कर रहे हैं, या नीचे से टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको इमेजिनेशन आपकी जो है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। कि यहाँ पर डायग्राम जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ का डायग्राम। यानी इन क्वेश्चंस में अगर आपने डायग्राम को सही से बनाना समझ लिया, सीख लिया, तो फिर कोई समस्या नहीं रहती है। उसके बाद तो क्या करना है, उसके बाद डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम क्लियर हो गया। अब डायग्राम के बाद आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि अब इसमें कौन सी चीज़ अपने से फाइंड करवा रहा है, मतलब हाइट फाइंड करवा रहा है, डिस्टेंस फाइंड करवा रहा है, या फिर स्लेंट हाइट जिसको अपने यहाँ पर हाइपोटेनस बोल रहे हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ आपसे फाइंड करवा रहा है और उसका जो साइड गिवन है उससे रिलेशन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी में आ जाए कि आपसे जैसे कोई क्वेश्चन है, आपसे ये फाइंड करवा रहा है और ये गिवन है, तो अब ये जो दोनों लाइन है और ये एंगल अपने पास थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग दिस इज ओवर परपेंडिकुलर एंड दिस लाइन सेगमेंट इज ओवर बेस। यानी बेस और परपेंडिकुलर जो रेशियो है वो क्या बनता है, उसका नेम क्या है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा। इफ़ वी से perpendicular upon base then it is 10, and if we say base upon perpendicular then it is cot। ये ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हैं, जैसे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोनों में से कोई सा भी रेशो आप यूज़ कर सकते हो। मोस्टली जो क्वेश्चंस आप बुक में देख रहे हैं उसके अंदर जो यूज़ लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है tan थीटा। यानी यहाँ पर जब हाइट और डिस्टेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पास है, यानी ये दे रखी है, ये पूछ रही है, ये दे रखी है, ये पूछी जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप tan थीटा यूज कर सकते हो, ठीक है। बस थीटा एंगल आपको दिया जाएगा, यानी एक साइड दे रखी है, एक फाइंड करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाएगा यहाँ पर, ये थीटा की वैल्यू आपके पास होगी और परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से कोई एक साइड आपको दी जाएगी। बस उसके बाद फिर आपका क्या है, कैलकुलेशन, जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, पी आ जाएगा, ठीक है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे और डिवाइड कर देंगे, आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी बेस आ जाएगा। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है। बस वही बात है कि कंसेप्ट को ध्यान से समझना और फिर उसकी प्रैक्टिस करना, आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक टॉपिक आपके दिमाग में बैठ गया है और एक बार उसको ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को फिर से चेक करते हुए जब आप बुक्स को देखेंगे आपको वो चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे आपको सोल्व करने हैं। सो लेट टेक सम क्वेश्चंस। तो हियर स्टूडेंट्स देयर आर वी टेक 2 क्वेश्चंस 1 and 2, ठीक है। 1 by 1 वी सोल्व बोथ द क्वेश्चंस। लेट और फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन 100 मीटर ब्रॉड रिवर। अब अपना जो क्वेश्चन है ना, जैसे मैंने आपसे भी कहा था कि क्वेश्चन को समझने के बाद, ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर आएगी वो क्या होगी, डायग्राम। यानी आपको इस क्वेश्चन का जो डायग्राम बनना है वो सावधानी से बच जाना चाहिए। उसमें मिस्टेक हुई तो फिर प्रॉब्लम है, उसको आप ध्यान से समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक स्मॉल आइसलैंड है और वो कहाँ पर है, 100 मीटर ब्रॉड रिवर। तो चलो लेट टेक, तो यहाँ पर ये अपने पास एक रिवर है, ठीक है, और इस रिवर के सेंटर में या बीच में कहीं पर भी एनीवे एक क्या है, आइसलैंड है, और उस आइसलैंड में क्या है, देयर इज ए टॉल ट्री ऑन दिस आइसलैंड, और इस आइसलैंड के ऊपर एक ट्री है, देयर इज ए टॉल ट्री। ये ट्री मान लिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है।
आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, पी एंड क्यू लाई ऑन अपोजिट्स बैंक्स ऑफ रिवर। जो बैंक है मतलब इसका ये पी और ये क्यू, यानी जो अपोजिट बैंक आ रहे हैं, जो रिवर है उसके एक पर पी है और एक पर क्यू, देयर आर 2 पॉइंट्स, ठीक है। और वो कैसे, सच दैट पी क्यू एंड ट्री आर इन सेम लाइन, तो ये दोनों अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर हो मीन्स कोलिनियर है। जैसे यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर ट्री है और यहाँ पर पी पॉइंट है, मतलब जो 2 पॉइंट लिए ना वो बिल्कुल उसकी स्ट्रेट लेंथ के अंदर लिए गए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इफ़ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी एंड क्यू एट द टॉप ऑफ द ट्री। अब देखो यहाँ पर सबसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसके अपर साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पी क्यू जो लाइन आ रही है, बेस लाइन जो आ रही है, इसी को हम हॉरिजॉन्टल ले लेंगे क्योंकि पॉइंट जो कहाँ पर है, ऑन द बैंक, ठीक है। तो ऑन द अर्थ होएगा, ज़मीन पर आएगा, ठीक है ना। तो लेट ए बी द ट्री, तो पी ए ये जो एंगल आ रहा है, एक तो ये एंगल आ गया एंड द अनदर इज ये ए क्यू को ज्वाइन करने पर दूसरा एंगल ये आ गया। और एंगल क्या है, इफ़ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी एंड क्यू एट द टॉप ऑफ द ट्री आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मीन्स पी पर जो एंगल आ रहा है वो 30 डिग्री है और क्यू पर जो एंगल आ रहा है वो 45 डिग्री आ रहा है। तो इस तरीके से आराम से शांति से समझे उसको और उसके बाद डायग्राम बना लें आप। डायग्राम बनाने के बाद आपका काम ज़्यादा बर्डन वाला नहीं रहता है। कैसे रहता है, अब हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो अब अपने पास क्या है, फाइंड क्या करवा रहा है, चलो उस पर और देख लें कि देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी ये आपका क्वेश्चन मैन है कि आपको ये टावर नहीं, यहाँ पर ट्री आएगा। फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, यानी जो ट्री बीच में जो एक्सीडेंट के ऊपर जो पेड़ आ रहा था ना, उस ट्री की हाइट क्या है। आगे यहाँ पर हाइट और डिस्टेंस, मतलब या तो डिस्टेंस पूछेगा या फिर आपसे हाइट पूछेगा, तो वो हाइट है वो आपको बतानी है यहाँ पर। ये तो अब इसके लिए यहाँ पर हम बात करें तो अपने पास जैसे ये ट्रायंगल आ रहे हैं, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल कोई एक चीज़ मान लो, ये साइड हो ये साइड हो, ये कोई भी साइड गिवन अपने पास हो, उसके अकॉर्डिंग अपन काम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 ट्रायंगल हैं, दोनों का यूज़ आएगा यहाँ पर। मोस्टली जो क्वेश्चन के चांसेज ये आएंगे कि आपको 2 तरह के ट्रायंगल बनेंगे और उन दोनों में से आपको हाइट या डिस्टेंस किस तरह से पूछेगा ये। तो उसके लिए देखो यहाँ पर कि जो रिवर है उसकी जो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी बता रहा है आपको, 100 मीटर बता रहा है ये, ठीक है। पर्टिकुलर एक पार्ट होता तो पर उसको फाइंड भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये दे रखा होती है फाइंड, ये दे रखा होती है फाइंड कर लें हम, लेकिन उसने पूरी लेंथ दे रखी है किसकी, पूरी रिवर की जो विड्थ है ना वो सारी अपने पास आ गई। तो अब उस विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो पार्ट आ रहा है, लेट पी बी जो है इसको हम x मान लें, देन बी क्यू विल बी 100 माइनस एक्स। अगर ये x है तो कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। एंड लेट ए बी एच, ए बी जो है जो हाइट है उसको हम h मान लें, हाइट फाइंड करना है यहाँ पर ही, तो जो डिस्टेंस आ रही है उसको x ले लेंगे और हाइट को हम h ले लेंगे। हो गया यहाँ तक, ये डायग्राम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम को हमने पूरे सेट कर लिया ना। अब 1 बाय 1 वी टेक बोथ ट्रायंगल्स। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी ए बी, सबसे पहले हम पी ए बी ट्रायंगल लेते हैं और इस पी ए बी ट्रायंगल में, ठीक है, यहाँ पर मैं बताया था मैंने कि बेस और परपेंडिकुलर यानी डिस्टेंस और हाइट, यानी अगर ये साइड आ रही है तो दोनों को यही को लेके चलना है। और जहाँ पर भी बेस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड जो भी रिलेशन आ रहे हैं, 2 रिलेशन में बताए थे, ठीक है। और उसमें ज़्यादातर यूज़ है, दोनों में कोई से ले सकते हो आप, कोट से भी कर सकते हैं और 10 से भी कर सकते हैं, बट बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए 10, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में भी 10 सोल्व कर रखा है, प्रैक्टिस में भी आप देखोगे, एग्जांपल्स जो भी अपने बुक के अंदर देखेंगे ना आप, वहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है 10 का सारा जो मतलब कैलकुलेशन 10 से दे रखा है। आप कोड से करेंगे तो वो कोई गलत नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिस के अंदर से 10 आ जाएगा तो वो हैबिट में आ जाएगा, तो वो अपने लिए ठीक रहेगा वो। तो 10 एंगल कितना है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ठीक है। या फिर इसको पहले देखो कायदे होता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। आप वैल्यू लगा दें यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा tan 30 डिग्री, और ए बी जो है उसको हमने h लिया है, पी बी को हमने क्या लिया है x, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या रहेगी यहाँ पर, आपसे मैंने कहा था कि आप जो टेबल बनाई थी ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल हमने बनाई थी, उस टेबल का सबसे मेनली वर्क यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या करना है आपको, tan 30 की जो वैल्यू है, अब यहाँ पर आपको एक तो tan 30 आएगा और एक आपका tan 45 आएगा, इन दोनों की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे सही से रिप्लेस करनी है। तो tan 30 की वैल्यू आपकी हो जाती है 1/√3 इज इक्वल्स टू h
गिवन नहीं है, एच ऐसे कैसे आ जाएगा, एक्स गिवन नहीं है, एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसका कैलकुलेशन हम करें यहाँ पर, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, देन वी गेट एक्स इज इक्वल्स टू एच √3 एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों से दो अपन इक्वेशन लेंगे और दोनों इक्वेशन से यहाँ पर हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी टेक इन ट्रायंगल ए बी क्यू। अब ए बी क्यू ट्रायंगल हम लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी क्यू। यहाँ भी हम वही देख रहे हैं, ये ए बी और ये बी क्यू, तो मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी क्यू। कंटिन्यू करते हैं, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए बी, ये कितना हो जाएगा, एच, और बी क्यू जो है वो कितना हो जाता है, 100 माइनस एक्स। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एच, और यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसी कंडीशन में 100 माइनस एच इज इक्वल्स टू एक्स। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यानी दोनों साइड से हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एंड एक्स इज़ कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। सॉरी कॉमन नहीं आवा, तो सॉरी एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई ना, तो एक्स जो अपने पास आ गया, अब एक्स ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है, दोनों इक्वल हो गई। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन से अपन कैलकुलेशन करें, तो वी गेट दैट एच √3 इज इक्वल्स टू 100 माइनस एच, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस एच को हम इधर ले लें, तो एच √3 प्लस एच इज इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट कैलकुलेशन करें तो एच कॉमन आ जाता है यहाँ पर, तो वी गेट √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 100 एंड एच इज इक्वल्स टू 100 अपॉन √3 प्लस 1। अगर आप क्वेश्चन को यहीं पे फिनिश करके आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपके सॉल्यूशन आ गए। इसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी आपका पॉसिबल है। कंटिन्यू हम करेंगे तो यहाँ पर इसको रेशनलाइज करेंगे, तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके भी इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, जैसे देखो अपन आगे बात करें, यहाँ पर आ गया यहाँ पर ये। ठीक है, कंटिन्यू करते हो, तो एच इज इक्वल्स टू 100 अपॉन √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। इस तरीके से रेशनलाइज वाला फॉर्मूला लगाते भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो अब इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। बाकी अगर आप इसको यहीं की छोड़ देते हैं तो ये गलत नहीं माना जाएगा, ये आपका आंसर सही माना जाएगा, तो यू कैन लीव इट एज इट इज़, वैसे भी इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन आपके सामने है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके सभी के। ठीक है, चलो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग देयर इज़ ए हाई बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ ए 10 मीटर। यानी यहाँ पर अपने पास एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग है। दिस इज़ ओवर बेस, ये अपना बेस आ गया, मतलब अपना फ्लोर आ गया, अर्थ आ गई, ठीक है, ज़मीन आ गई, और उसके ऊपर एक ये बिल्डिंग है। लेट ए बी द बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 10 मीटर, ये 10 मीटर आ गया। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज़ 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। यानी अब साथ ही साथ इस बिल्डिंग आ रही है ना, बिल्डिंग के साथ एक टावर भी है। चलो अपन एक टावर ये ले लेते हैं, यहाँ पर ही एक ये टावर है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि टावर के टॉप पर, बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द, ठीक है, ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी बिल्डिंग, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, किया आएगा बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर, जैसे ये, इसको हम CD ले लेते हैं यहाँ पर, और ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये तो बन रहा है आपका 60 डिग्री, जो क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन। और साथ ही साथ कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके पैर पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज़ ओवर एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन
यानी बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल अपने पास बन रहे हैं बिल्डिंग से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है ना यहाँ पे, बताया तुम लोगों को। तो यहाँ से ऊपर जाता है तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट ऊपर है तो लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ है तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हियर वी हैव टू ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल आ रहे हैं। जैसे ये पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पर ई ले लेते हैं। तो एक ट्रायंगल हो गया ACE और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पर ABD, ना कि ये वाला लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर बेस, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ बात करें तो अगर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें से कोई सा एक एंगल होना चाहिए। एंगल कोई सा नहीं दे रखा ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब डायग्राम आप गौर करोगे ना तो इसके अंदर तो बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, इज़ पैरेलल टू द बेस। यानी जो लाइन आ रही है AE इज़ पैरेलल टू BD। ठीक है, इसके पैरेलल है तो इसका मतलब AD इज़ ए ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है। और ट्रांसवर्सल जो है उसके हिसाब से ये जो एंगल अल्टरनेट एंगल्स ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये आगे ना होंगे एंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल ABD में 45 डिग्री हो गया, ट्रायंगल AEC में 60 डिग्री हो गया अपना थीटा एंगल। अब इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी जो टावर है मीन्स CD की हाइट फाइंड करनी है। और CD की हाइट है तो उसमें यदि ध्यान रखना है, तो बताया था ये पैरेलल है। तो ये जो बिल्डिंग और ये टावर है ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू द बेस। ये बात की थी यहाँ पर। ये तो इसका मतलब AB एंड CD आर आल्सो पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल है तो ये साइड इक्वल होगी, मीन्स ED इज़ आल्सो 10 मीटर। तो ED जो आ रही है इसकी जो हाइट है वो भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका डायग्राम आपके सामने है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है यहाँ पर। बस अब इसका सॉल्यूशन लेना है। और सॉल्यूशन कैसे लेना है वो आप देखो, अभी अपन ने देखा था उस तरीके से। वही दो ट्रायंगल बन रहे हैं, उन दोनों ट्रायंगल का 1 बाय 1 सॉल्यूशन। तो लेट्स टेक इन ट्रायंगल AEC। सबसे पहले अपन AEC ले लें, कोई सा भी ले सकते हो आप, ABD ले लो चाहे AEC ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ट्रायंगल से अपना कैलकुलेशन निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसे बताया तुम लोगों को, ये वाली साइड इसको हम x ले सकते हैं। तो ये BD भी क्या हो जाएगी आपके पास, x हो जाएगी। और अपने को तो CD फाइंड करना है। CD में से ED तो पास है ही ना, C की वैल्यू चाहिए, इसको हम H ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो AEC जो आ रहा है इसकी हम बात करें तो इन ट्रायंगल AEC यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो वही 10 60 इज इक्वल टू, अब वो क्यों ले रहा हूँ क्योंकि देखो भाई ये हाइट, ये डिस्टेंस और ये हाइट, इन्हीं का रिलेशन लेना है अपनों को। तो ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग सारा कैलकुलेशन चलेगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपने पास से, CE अपॉन AE परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूला 1060 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, √3 इज इक्वल टू CE जो है वो हमें फाइंड करनी है, AE कितनी आ रही है, x आ रही है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है, उसी तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू H अपॉन √3 एंड दिस इज ओवर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अगला ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल कौन सा लें, यहाँ पर बताया था आपको ट्रायंगल ABD। अब ABD लेंगे, पहले हमने लिया था AEC और अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABD, राइट एंगल ट्रायंगल। ABD की हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपके पास बेस। तो यहाँ पर क्या होना है, तो ये अपने पास एंगल कितना दे रखा है, 10 45 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा AB और ये नीचे आ जाएगा आपका BD, AB और BD आ जाएगा ये। ठीक है, सोल्व करें 10 45 वैल्यू 1, AB यहाँ पे कितना है 10 मीटर, BD यहाँ पे कितना है x है। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट x इज इक्वल्स टू 10 एंड दिस इज ओवर सेकेंड इक्वेशन। और बस वही दो इक्वेशन, यानी दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों से दो इक्वेशन बननी है और दोनों इक्वेशन में कोई ना कोई एक वैल्यू आपको सेम मिलेगी। जैसे यहाँ पर x आ रहा है, ठीक है, x अपने को सेम मिल रहा है। अब फ्रॉम 1 and 2 मतलब सभी क्वेश्चंस का जो मतलब कैलकुलेशन का जो मेथड है ना, जो स्टेप्स हैं वो लगभग सेम से आ जाती है, बस कुछ एक चेंजेज होते हैं, वो चेंजेज आपको थोड़ा समझते हुए सॉल्यूशन लेने हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हियर we can see that h upon √3 is equals to 10, by cross multiplying we get that 10 √3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 √3
बट दिस इज़ नॉट अवर आंसर। अपना आंसर क्या है? हाइट ऑफ टावर एंड दैट इज़ CD। तो अब यहाँ पर सो वी कैन से दैट सो हाइट ऑफ टावर इज़, वो कितना हो जाएगा हमारे पास? CE दैट इज़ CD मीन्स CE प्लस ED। तो CD की जो वैल्यू CE जो है अभी हमने कैलकुलेट की थी H मानते हुए, वो कितनी हो जाएगी? 10√3 प्लस 10 बाई टेकिंग 10 एज कॉमन वी गेट 10√3 प्लस 1। यहाँ पर आप अपना आंसर क्लियर कर सकते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ द टावर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही बात बताया था, यहाँ पर जैसे रेशनलाइज करके सोल्यूशन करें, या फिर यहाँ पर आप √3 की वैल्यू 1.732 लगा के भी इसको सोल्व करके 10 से मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वही चीज़ अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 100/√3 + 1 आ रहा था ना, वहाँ पे √3 + 1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे 1√3 वही 1.732 + 1 और फिर उसको 100 को डिवाइड कर दें उससे, आपका आंसर वहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी आंसर पॉसिबल है, यहाँ पर भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके से आप आंसर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ पर भी आप इसको छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि टाइम कंजप्शन है उसका इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर ही। तो अगर यहाँ पर आपने करके छोड़ दिया तो कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। अगर आप आगे करते हो, आपके पास टाइम है, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, वहाँ पर अगर पास टाइम है तो यू कैन सोल्व इट, आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो आप। लेकिन अगर टाइम की कमी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आपने अच्छे से देख लिया, यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन आपको मैंने 1 बाय 1 सोल्व करके दिखा दिए हैं। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम को सावधानी से बना लेना है। ठीक है, और डायग्राम बनाने के बाद फिर जो भी 2 ट्रायंगल इसमें बनने वाले हैं, दोनों ट्रायंगल को 1 बाय 1 सोल्व करना है। 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को लास्ट में सोल्व करते हुए आप अपना आंसर फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम। अगर डायग्राम आपका अच्छे से बन रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद बस आपको मेनली जो यूज़ आएगा वो आपको वो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होता है वो कौन सा आता है? 10। और एंगल जो आएंगे, वे ट्रायंगल बन रहा है तो ओबियसली 0 और 90 पॉसिबल ही नहीं है, थीटा एंगल, एक्यूट एंगल जो बनेगा वो। ठीक है, तो एंगल जो आएंगे 30, 45 और 60, ये भी बने लीजिए काम है। ऐसी कोई वैल्यू आपको नहीं आएगी जिसमें आपको दिक्कत आने वाली हो। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनमें से कोई सा भी एंगल अगर आपके पास है तो आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यूज़ टेबल मैंने बताया था भाई, टेबल आपको बनानी होगी, टेबल से आप उठाओ, वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो टेबल बनाने का जो रीज़न था इसलिए भाई कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 जैसे 1030 था, अब वहाँ पे बाई मिस्टेक आपने √3 लिख दिया, जबकि वो वैल्यू होती है 1060 की वैल्यू, या 1060 की वैल्यू जो √3 होती है आपने बाई मिस्टेक 1/√3 कर दिया। तो छोटा सा कन्फ्यूजन होता है, एक छोटा सा कन्फ्यूजन अपनी पूरी मेहनत, पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकता है। इसलिए टेबल बनाना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो टेबल बनाने से 2 चैप्टर अपने क्लियर हो जाते हैं, प्रॉब्लम अपनी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बस कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई तो फिर उसका तो कोई इलाज भी नहीं है, फिर भी सावधानी से। इसलिए बात की जा रही है कि आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से तैयारी करें। तैयारी आपने पूरे साल भर की है और उसी को बस कुछ समय और देना है आपको ही, उसके बाद सब कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अपना टॉपिक जो था हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पर फिनिश हो रहा है। ठीक है, मतलब समझाने के हिसाब से मैंने आपको मेन सभी बातें क्लियर कर दी है। अब आपका काम स्टार्ट हो जाता है प्रैक्टिस करना और प्रॉब्लम आने पर उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।